नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। फ्राइडे 20 तारीख 20 जून 2025 और वीक अच्छा एंड हुआ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट ने निफ्टी ने खास करके 25,100 के लेवल को फिर से क्रॉस किया। 25,100 के आसपास क्लोजिंग आई एंड जैसे कि सेइंग है, इट ऑल एंड्स वेल व्हेन द एंड इज़ हैप्पी एवरीथिंग गोज़ वेल। सो ठीक, कूल। ईरान इज़राइल के झगड़े का इम्पैक्ट कुछ देर के लिए तो थोड़ा सा मिटिगेट हुआ और कुछ खास खबरें खास करके जो मीडिया में हैं कि हमारे ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद डिसाइड करेंगे ईरान के साथ क्या करना, हमला करना कि नहीं करना। पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग न्यूज़, इंस्टेड ऑफ उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाने के बजाय उन्होंने जनरल आसिफ मुनीर को ट्रंप ने अपने वाइट हाउस में बुलाया, लंच कराया। तो रीज़न क्या है ये भी देख लेते हैं। कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ पाकिस्तान के बारे में बात की, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी देख लेते हैं। और सडनली दयानिधि मारन और कलानिधि मारन, दोनों ब्रदर्स, दे हैव स्टार्टेड वॉशिंग देयर लिनन इन पब्लिक। इसका क्या रीज़न है? और एंड में एक पीएसयू जो है HAL, इसको एक बढ़िया सा ऑर्डर मिला, एक अच्छा ऑर्डर मिला छोटे सैटेलाइट भेजने के लिए, कोई व्हीकल बनाना है उसके लिए 511 करोड़ का। तो मोटी मोटी ये न्यूज़। और सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट ग्रीन में। जो भी वीक में 3 डेज़ का हमारा लूजिंग स्ट्रीक था वो एंड हो गया। सो लौट के बुधू घर को आए, ऐसा मान लेते हैं। और पोर्टफोलियोज़ में थोड़ी बहुत बढ़त। गिरने के बाद आजकल उठते कम है। पिछले साल गिरने के बाद तेज़ी से उठा करते थे, ये फ़र्क है 2024 और 2025 में अभी तक। खैर ये भी कवर हो जाएगा। इकॉनमी स्ट्रांग है, मूड अच्छा है, तो टाइम बीइंग। और हाँ, एक FIIs की भागदौड़, वो पता नहीं क्या हो गया है FIIs को इस बार। कभी बाय करने लगते, कभी भाग बेचने लगते हैं, समझ से परे है। थोड़ा टाइम लगेगा इनको भी समझने में। या तो इनको इंडिया समझ में नहीं आ रहा, या ट्रंप ने इनको जो है पूरा घुमा के रखा हुआ है कि खरीदो खरीदो, बेचो बेचो। अच्छी खासी बाइंग चल रही थी, सडनली जून में आके 8,000 करोड़ या 8400 करोड़ का माल बेच दिया। वो भी कोई कारण होगा, देख लेते हैं, आग पता लग ही जाएगा क्यों ऐसा हुआ। तो न्यूज़ वाइज चलते हैं। सबसे पहले ट्रंप। तो ट्रंप ने अपनी प्रिपरेशन चालू की, बोलते हैं कि 2 हफ्ते बाद, बिकॉज ईरान ऐसा नहीं है कि चल कोई भी चलता फिरता कंट्री है, घुमा दिया। एक फॉर्मिडेबल कंट्री है, डिफेंसेस हैं, अटैक पूरी पावर रखता है। एस्टिमेटेड ये है कि 10,000 के आसपास उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और IRGC, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, वो आइसोलेशन में भी तकरीबन 3 साल तक, अंदाज़ा ऐसा बताया जाता है कि कंटिन्यूस दे कैन रिमेन इन फाइटिंग मोड। मीन्स दे कैन कंटिन्यूसली अटैक एंड डिफेंड देमसेल्फ इवन इफ, अगर उनकी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाती है तब भी। सो दिस इज़ वन। और कोई आसान नहीं है इसमें इस तरीके से सोचना या उसको इम्प्लीमेंट करना। टनल्स हैं, टनल्स के नीचे पूरी बाकायदा स्टोरेज है, पहाड़ों के नीचे टनल्स हैं। एक रीसेंट का एग्जांपल, मैं शायद कल या परसों कोई हार्वर्ड के प्रोफेसर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वाई ईरान डिफेंसेस आर फॉर्मिडेबल। क्योंकि वो जो टनल्स बनी है वो हल्की फुल्की नहीं है कि हाँ सुरंग खोदी और घुस गए। उसके नीचे भी लंबा चौड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर डाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में फिर कभी कर लेंगे इस पर बात। मुद्दा ये है कि ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम लिया, बोलते हैं कि डिसाइड करेंगे। और इन बिटवीन वो जो 2 हफ्ते का टाइम लिया, एक एम्बेरसमेंट पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई कि उनकी सिविल लीडरशिप यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को ना बुला के उन्होंने आसिफ मुनीर को बुलाया। और उसके रीज़न जो कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं, एक तो पाकिस्तान का एयर स्पेस चाहिए, 900 किलोमीटर के आसपास की जो बॉर्डर है उनका ईरान से लगता है, और वो बलोच के साथ लगता है। बलोच एक ऑलरेडी डिस्टर्ब टेरिटरी बनी हुई है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज बलूचिस्तान इज़ आस्किंग फॉर ए सेपरेट स्टेट और सेपरेट कंट्री। और पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना हुआ है अभी भी कि भाई इसका करें तो करें क्या। बहुत सारे रेवोल्यूशन इन्होंने कुचले हैं, अभी तक काफ़ी हुए हैं बलूच में तो। बट अभी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये हो गया कि अगर ईरान गोज़ फॉर अ टॉस तो स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है बलूचिस्तान में भी आए। वो जो बॉर्डर है वो पोरस है, और पोरस बॉर्डर से
लगता है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाकिस्तान की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं जो इसको बाद में तंग करें. दैट्स वन. लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आसिफ मुनीर की मीटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उससे दो चीज़ें निकल के आई. पहली चीज़ ये है कि यूएस को एयर स्पेस चाहिए, पाकिस्तान के पास वो जगह है, और पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ये पुराना ऐसे सपोर्ट प्रोवाइडर है. अफ़गानिस्तान का इन्वेजन जब यूएसएसआर ने किया था तब भी इसने पूरा एक लॉन्च बेस दिया था, पैड दिया था फॉर यूएस फोर्सेस और सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे CIA, जिसमें मुजाहिदीन को इन्होंने ट्रेन करके भेजा था टू फाइट विद यूएसएसआर फोर्सेस. ये 1991 से पहले की बात है, जब सोवियत संघ होता था, आज के दिन रशिया है. तो पाकिस्तान का फिर से वही सेम यूटिलाइजेशन, फिर एज यूजुअल मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट कर ही देता. पाकिस्तान इस मामले में स्मार्ट है, और हिस्टोरिकली भी यही रहा है कि इंडिया के ऊपर जितने भी इन्वेजन हुए वो पाकिस्तान की साइड से हुए. तो आपने देखा होगा कि सारे फ्रंटियर राजस्थान बॉर्डर पे आके या पंजाब बॉर्डर पे आके रुकते थे, बीच में नहीं रुकते थे. बिकॉज बीच में तो पाकिस्तान के जो रेजिडेंट थे वो टोल लिया करते थे कि भाई आपको उधर इंडिया जाना है तो टोल दे दो. जब ये लूटपाट के इधर से जाते थे तो कहते थे जब आपको पाकिस्तान क्रॉस करना है तो टोल दे दो. तो पाकिस्तान का जो नेचर है या जो ओवरऑल एलीट नेचर है वहाँ का, वो ये है कि यार अपने को पैसे छापने जैसे मर्जी हो. दिस इज़ व्हाट द हिस्ट्री बुक सेज. आई एम नॉट क्लेमिंग इट फॉर माई सेल्फ, कहीं आप मेरी बात मान लो. और बेसिस दिस अभी भी उन्होंने अपने आप को एज अ लॉन्च पैड ऑफर कर दिया होगा आसिफ मुनीर साहब को बने रहना पावर में. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये निकली कि यूएस जो है रावलपिंडी को देखता है, ना कि इस्लामाबाद को एज अ पावर हाउस. रावलपिंडी मीन्स पाकिस्तान आर्मी का मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, और इस्लामाबाद इज़ अ पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद. सो अभी शहबाज जी पता नहीं कहाँ हैं, वो अपने ऑपरेशन सिंदूर में तो बहुत बोल रहे थे हमने ये झंडे गाड़े वो करे, कुछ नहीं हुआ. और जब मार खाने की बारी आई तो उनको आगे कर दिया, और जब कुछ ये लड्डू की बारी आई तो जनरल आसिफ मुनीर चले गए ट्रम्प जी के पास. एनीवेज, पाकिस्तान के हाथ में झुंझुन आ गया, वो बजाता रहेगा. साथ ही साथ कैनेडियन सिक्योरिटी सर्विसेज ने कुछ और चीज़ें बोली हैं कि उसने पाकिस्तान को एक्यूज़ किया कि पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस किया उनके यहाँ, उनकी जोग्राफी में, उनकी कंट्री में, कि कुछ पॉलिटिकल माइलेज और वहाँ का जो एथनिक ग्रुप है, जो एशियन एथनिक ग्रुप है, उनके साथ यूज़ करके अगेंस्ट इंडिया कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहा था. साथ ही साथ उन्होंने एक दो और टेररिस्ट ग्रुप को भी मेंशन किया, वो आप जानते ही हैं. बट ठीक है, अब मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विज़िट के बाद से ये थोड़ा सा एविडेंट हो गया है कि रिलेशन ठीक होने लगे. तो हल्के हल्के ये एक प्रोसेस होता है कि कोई ना कोई एक रिपोर्ट आने लगती है जहाँ पे आप अपनी फेवरेबल एंड फेवरेबल चीज़ें उन रिपोर्ट्स के थ्रू बोलने लगते हो. एक जनरली व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, ऐसा ही होता है. तो ये फर्स्ट सिंबल मान सकते हैं हम, सिम्टम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब हम टुवर्ड्स नॉर्मलसी जाएंगे कनाडा के साथ. और अच्छी बात भी है बिकॉज कनाडा हमारे यहाँ अच्छा बड़ा इन्वेस्टर है. कैनेडियन पेंशन फंड्स, उसने हमारे हाईवेज़ में, उन पेंशन फंड्स ने हमारे हाईवेज़ में और बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, विच इज़ गुड थिंग. और बीच में ट्रूडो की वजह से जो ये ख़राब हुआ, और वो जो भाई साहब आए पता नहीं क्या चीज़ खाते पीते थे, वो अजीब सी हरकतें उन्होंने चालू की, तो फाइनली ही इज़ आउट. वो मेरे ख्याल सरकार से भी बाहर हैं. तो द न्यू प्राइम मिनिस्टर सीम्स टू बी रीजनेबल गाय, एंड टाइमली विजिट हमारे प्राइम मिनिस्टर की वहाँ हुई. G7 का बहाना था, बात हो गई. मुझे लगता है अब आगे चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी. गुड फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज रेयर अर्थ शायद कनाडा में काफ़ी अच्छे हैं, और चाइना धीरे से जैसे जैसे रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को अदर ऑप्शंस देखनी चाहिए. सो इट्स अगेन गुड न्यूज़. वर्स्ट इज़ जो अभी आज के 2 दिन की न्यूज़ चल रही है, दयानिधि मारन और कलानिधि मारन, दोनों ब्रदर्स हैं. एक पॉलिटिकल स्फेयर में काम करते हैं और एक बिजनेस स्फेयर में काम करते हैं. अचानक से वो जो फैमिली का झगड़ा वो ओपन में कर बैठे हैं. ऐसा लगता तो नहीं है, मुझे लगता था कि समझदार होंगे, साउथ इंडिया से हैं तो, और स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट हो गया. और इसमें रगड़ा पट्टी जो हो रही है वो शेयर होल्डर की हो रही है, कि उनके वेल्थ पे तो कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है. तो छोटे ब्रदर ने बहुत सारी चीज़ें इसमें बोलने की शुरू की है. बट हाँ, मैं बता देता हूँ कि इसका क्या है इम्पैक्ट. सन टीवी जो
शेयर अंडर डिस्कशन है यहाँ पे, जिसके जिसके बारे में ये मेन झगड़ा है। उसमें ये है कि 1985 में दिस कंपनी वाज स्टार्टेड एज अ सुमंगली पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, और 50-50 का शेयर होल्डिंग था बिटवीन मारन्स एंड करुणानिधि फैमिली। और 50% मिसेस एम के दयालु, जो कि वाइफ हैं लेट श्री एम करुणानिधि, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु की, उनकी, और 50% वाज ओन्ड बाय मल्लिका मारन एंड वाइफ ऑफ लेट यूनियन मिनिस्टर श्री मुरसोली मारन। तो बाद में उनकी जनरेशन ये आगे आ गई, और यहाँ पे ऐसा एक इन्होंने जो दयानिधि मारन है, जो कि पॉलिटिकल उसमें काम करते हैं, उन्होंने बोला है कि मेरे ब्रदर जो करुणानिधि मारन, उन्होंने अपने आप को कुछ शेयर्स अलोकेट कर लिए फेस वैल्यू 10 पे, विच इज़ हैज़ चेंज द ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इन सन टीवी। सो दिस इज हिज कंटेंट एंड इट शुड बी रिस्टोर्ड बैक टू 2003 के शेयर होल्डिंग पे उनको लाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं वो चलेगा, लीगल नोटिस है, हाउ दे सेटल इट, आर्बिट्रेशन में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या कोई और थर्ड पार्टी उनको मीडिएट करती है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उसके बाद है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक हाईएस्ट बिडर बन के एक ऑर्डर जीता, 511 करोड़ का स्मॉल सैटेलाइट ऑर्डर है ये, ऊपर भेजने के लिए व्हीकल शायद ये बनाएंगे। मुझे लगता है ठीक ये समय पे हो गया, बट अभी जो कंसर्न है वो तो मेनली ईरान वाला ही है, पूरी दुनिया में जो चली है, और धीरे धीरे जिस ढंग से प्रिपरेशन चल रही है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम होगी, वर्ल्ड को प्रॉब्लम होगी, ये रीजनल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, जहाँ पे पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ हो सकता है और इज़राइल और US शायद वहाँ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न मेन है कि ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई आमतौर पे यार हर आदमी को किसी भी कंट्री में तंग करती है, आसान नहीं है। महंगाई तो एक कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम है, अमीर को नहीं गरीब को तो तंग करता ही है ना। और आज भी 10% क्रूड अगर ऊपर गया है तो टेक्निकली आज नहीं तो महीने बाद, 2 महीने बाद 10% का भाव तो हर चीज़ में बढ़ा ही देंगे। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो बस देखा देखी वो रॉ मटेरियल वाला भी, पैकेजिंग वाला भी, डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी, करते 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 ये 10% को समझ लो 12-15% पे जाके रुकती है कहानी। 12-15% का कॉस्ट बढ़ जाती छोटी छोटी बातों पे। ये तकलीफ़ वाला काम होगा। और दूसरा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ जो हमारे एक अच्छे कंट्री है सिंगापुर, उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे लॉरेंस वॉन्ग, अभी वो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला था, बट बड़ा अच्छी बात उन्होंने बोली थी, और उनकी ये स्टेटमेंट है भी वहाँ पे उनके इंटरव्यू में, और इकोनॉमिक्स ने, द इकोनॉमिस्ट ने ये इंटरव्यू उनका लिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि यूनिपोलर मूवमेंट फॉर अमेरिका हैज़ एंडेड। मतलब पहले क्या था, मैं इसका एक ब्रीफ देता हूँ आपको। 1991 से पहले रशिया नहीं होता था, USSR होता था, और एक पोल होता था, मतलब 2 ताकत थी, एक था अमेरिका और एक ताकत थी USSR। 1991 में USSR का विघटन हो गया और टूट गया, और उसके बाद वहाँ में डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया सबसे बड़ी कंट्री बचा। तो 1991 से 2022 तक ऑलमोस्ट ये अनक्वेश्चनड, अनपैरेलल्ड US हेजेमनी रहा, मतलब US अकेला सुपर पावर रहा। बट ओवर नाउ आफ्टर 2022 व्हेन रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड एंड व्हेन द GDP स्ट्रेंथ, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज वर मेजर्ड, तो US की इकॉनमी 27 ट्रिलियन के आसपास, चाइना की 19 ट्रिलियन के आसपास। बट व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग पावर पैरिटी, मेरे ख्याल से चाइना की भी अच्छी है, वो इक्वलेंट आ जाती है। अब क्या है, वो यूनिपोलर यानी कि सिंगल ताकत, सिंगल वर्ल्ड हेजेमॉन से 2 हेजेमॉन हो गए। अब USSR की जगह चाइना हो गया, और चाइना के साथ उनके दोस्त हैं रशियन। तो नाउ रशिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पावर नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब सबसे ज़्यादा रखता है, उनको डिलीवरी करने की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा रखता है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि रशियंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग विल भी है। नहीं तो 3 साल तक, 3.5 साल तक लड़ाइयाँ नहीं चला करती। अरे तो रशियंस ही हैं जो लॉन्ग वॉर फाइट कर पाते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स।
तो नाउ व्हाट आई सी इज नाउ व्हाट आई सी इज जो कॉम्बिनेशन बना रशिया और चाइना का, जहाँ एक तरफ प्रोडक्शन बेस है, मस्कुलर इकोनॉमी पावर है, वहीं रशिया के पास इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं बट फाइटिंग विल है, वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है। और रशिया बीइंग अ ओल्ड सुपर पावर अंडरस्टैंड्स द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, जो उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है बिटवीन इन अफ्रीका लैटिन अमेरिका बड़ी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीज़ उनसे आइसोलेट हो गए, बहुत कोशिश हुई वेस्टर्न हेमिस्फीयर के द्वारा, बट ज़्यादातर उनके साथ दे स्टक अराउंड। तो अब ये सारी कहानी एक तरीके से नाउ इट इज़ नाउ हियर कम्स द स्टेटमेंट ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इन फोकस कि यूनिपोलर मूवमेंट ऑफ यूएस हैज़ एंडेड। मतलब अमेरिका का जो सिंगल हेजोमनी था या सुपर पावर वाला स्टेटस था वो एंडेड हो गया। अभी दुनिया जो है वो द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट न्यू बियरिंग्स, मतलब नई दिशा देख रहा है कि मल्टीपोलर होगा या बाईपोलर होगा या कैसे होगा। दिस इज़ वन। सेकंड, ये इट्स अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, उनका ही कहना है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, रादर ये उनकी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट थी। और एंड में उनका ये कहना है कि ये थोड़ा सा अगली होता है, जब कोई चीज़ ऐसे गिर रही होती है और कोई नई ताकत उठ रही होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो इज़राइल और ईरान की प्रॉब्लम आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। मैं गलत नहीं हूँ तो 1996 या 1993 में कि यूएस का प्लान था, अमेरिका का प्लान था, जिसमें लीबिया, सूडान, लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, यहाँ पे तख्ता पलट का प्लान था। कुछ 7 कंट्रीज़ थे, 6 हो गए और लास्ट ये ईरान बचा हुआ। अभी उसी प्लान के अंतर्गत, और इसमें इज़राइल को अपनी डोमिनेंस चाहिए इन मिडल ईस्ट, और डोमिनेंस चाहिए तो भाई उसको यूएस ने सपोर्ट किया। अब डोमिनेंस रखने के लिए उसको दूसरा कोई बदमाश तो अपने इलाके में नहीं चलेगा। और ईरान क्या है, इसके अंदर भी फाइटिंग विल है, ये भी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छा है, इसके भी साइंटिस्ट और इंजीनियर काफ़ी हद तक आ गए। तो ये नेगोशिएशन ठीक जा रही थी, सडनली कुछ चेंज हुआ है इसमें। और पहले क्या हो रहा था कि ठीक है, ईरान कैन एनरिच न्यूक्लियर फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर पीस प्रोग्राम, जिसमें बिजली बनाना ही होता है जनरली पीस प्रोग्राम में, मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन है। बट सडनली एकदम स्टांस चेंज हो गया महीना पहले कि नो मोर एनरिचमेंट, हम चाहते ही नहीं कि आप ये बनाओ। ईरान को बोल दिया अमेरिका ने, और नो फर्दर नेगोशिएशन। वो अच्छी खासी चलती गाड़ी अचानक से रुक गए। और दूसरा, ये ईरान का जो मेन सप्लाई है अपने कच्चे तेल का जो करता है, दैट गोज़ टू चाइना। तो कहीं ना कहीं यूएस को एक ये भी है कि चाइना को कंटेन करना, और मेजर एनर्जी सप्लाईज यहाँ से हैं तो इसको दबा लेते हैं तो फ़ायदा हो जाएगा। मतलब चाइना वहाँ उधर थोड़ा सा बेफलअप करेगा और इधर से हम प्रेशर बना के इसको कंट्रोल कर लेंगे। अब इसी कहानी में बहुत सारे एक्टर स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आने लगते हैं। कुछ एक जैसे 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़मैनी बन के आए थे, उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान बोला जाता है। तो जब शाह जी जो हैं, वो जो शाह वहाँ के रूलर थे, जो इनको भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने वहाँ बिठाया था, वो छोड़ के भाग गए। अब उनके बेटे हैं वो अमेरिका में रहते हैं। अब उन्होंने अपना एक नया कहानी बनानी शुरू कर दी कि रजीम चेंज की बात शुरू हो गई है और मैं रेडी हूँ, और लोगों को लिख रहे हैं ट्वीट के, तुम तैयार हो जाओ, ऐसा करेंगे। अब ये पता नहीं यार, ये बहुओं के हाथ चोर कैसे मरवाएंगे इतनी दूर से, राइट? इनको तो खुद ही आना पड़ेगा ना। तो जब तक वो यहाँ फाइटिंग मोड में नहीं आएगा इतनी दूर से, अगर वो करवा पा रहा है तो ठीक है, बात उसकी भी सही है। क्योंकि हाल ही में सीरिया में तख्ता पलट हुआ, बशर अल असद जो है छोड़ के चले गए सीरिया को, रशिया में शरण ले ली उन्होंने, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ। तो सेम भाई, आपको नई नई सक्सेस मिली हो, आपने कोई इनाम जीता हो और कंट्री मिल गई हो, तो आप दूसरी के लिए भी अटैम्प्ट मारोगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करने की कोशिश है। बट जैसा मैंने शुरू में बोला था, ईरान वैसा नहीं है। ईरान खड़ा रहेगा, स्ट्रांग है। इंटरनली अगर कुछ क्रैक हुआ तो बात अलग है। तख्ता पलट की बात इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोली है कि नहीं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं। तो डिप्लोमेटिक भाषा में इसको बोला जाता है कि यही प्लान है भाई, आज नहीं होगा तो 6 महीने में होगा, साल में होगा, 2 में होगा, अटेम्प्ट होगा, मानना चाहिए कि होगा ही होगा। सो ये कहानी हो गई, तख्ता पलट की चल पड़ी। अब डिफेंसेस को लेके है, वह चाइना ने ये भी खबर आई कि 4 हवाई जहाज भेजे 747 बोइंग जैसे, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का मटेरियल भेजा
एक वो बात है। फिर आपकी बात उठी कि रशियन डिफेंसेस भी वहाँ हैं, बट जो अभी फर्स्ट अटैक हुआ था इसराइल का, उसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ है ईरान को, बट लेटर ऑन दे आल्सो रिस्पॉन्डेड बैक, और इसराइल को भी उसमें तकलीफ आई, खास करके सिविलियन डैमेज उनका ज़्यादा हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और जो अभी लड़ाई चल रही है, वो जो मल्टीपोल वाली बात थी, वो बात अभी कंक्लूड कर लेते हैं कि नाउ एक पुल तो बन गया है चाइना वाला, और एक पुराना पुल है अमेरिका वाला। अब ये खुद नहीं लड़ रहे, खुद तो ये सेठ जी बन गए, और इन्होंने 2 आदमी आगे कर दिए। अमेरिका ने कर दिया इसराइल, और इन्होंने चाइना, और इसने कर दिया ईरान के तुम लड़ो यार आपस में, बाकी हम देखते हैं, अगर ज़्यादा कुछ बाहर भीतर होने की बारी आई तो वी विल सेटल इट आउट। तो ये उनकी कहानी हो गई। अब ये आपस में गुर्रा रहे हैं, एक दूसरे को पंच मार रहे हैं, बॉक्सिंग बाउट जैसी लड़ाई है, ये कोई वॉर नहीं है। वो आता 2-3 मुक्के उसको मारता, ये जाता मिसाइल मारता, समझ लो 2-3 मुक्के उसको लग गए। तो आपस में ऐसा छेड़खानी चल रही है। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये, हाँ, वो पाकिस्तान वाली बात फिर से कर लेते, वो इंटरेस्टिंग है। अब आसिफ मुनीर साहब तो चले गए वहाँ, उन्होंने ट्रम्प के साथ लंच कर लिया, इधर बाकी सब के होश वक्ता हो गए। अब यहाँ कहानी किसकी फंसी? ये चाइना की फंसी। उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, ठीक है, उसको लगा पाकिस्तान बन गया मेरा साथी, नाउ वी आर चड्डी बड्डी फ्रेंड्स। अब यार वो पाकिस्तान को स्टडी तो कर लेता पैसे वैसे देने से पहले, अब वो स्टडी नहीं हुआ। अब आज का नहीं, 1000 साल से पाकिस्तान, या 400-600 साल से पाकिस्तान यही कर रहा है कि भाई आपको उधर इंडिया साइड जाना है, बर्मा साइड जाना है तो टोल दे दो। अब यहाँ पे जैसे ही अमेरिका ने उसको हरे $1 दिखाए, तो उनका हाँ सर रुको मैं आता हूँ, लेट्स हैव सम डील। तो यहाँ गुड्डी फंस गई चाइना की। चाइना हो गया दुखी। उसने कहा यार ये फॉल आउट, ये तो मेरे को मतलब डबल चोट हो रही है। ईरान से तो मेरी जो तेल की पाइपलाइन है उसका नलका बंद हो रहा है, और इधर से ये पाकिस्तानी डबल गेम खेल जाएंगे। जो मैंने सड़कें बनाई, पोर्ट बनाए, ये बाद में अमेरिका को उठा के दे देंगे, क्योंकि वो चाबार पोर्ट, नो ये जो बादर पोर्ट है जो कि इसमें बलोच में आता है, और CPEC भी बलोच से पास होता है, और बलोच में ही गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वहाँ इस चाइना को लगता है कि अमेरिकी आके बैठ जाएंगे। अब उसके बेचारे के वो क्या बोलते हैं, वो हाथ मलता रह जाएगा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। तो कहानी मतलब ये समीकरण एक नहीं है, मल्टीपल है। तो देखते हैं कैसे अनफोल्ड होगा, कैसे बात समझेंगे। हाँ, इन टर्म्स ऑफ इंडिया मुझे जो लग रहा था, मैं अपनी टीम को भी बोल रहा था कि अपने लिए कोई खास इम्पैक्ट की बात नहीं है। इंडिया के लिए इम्पैक्ट एक ही हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर ये ईरान बंद कर देता है, तो हमारा जो इराक से सप्लाई है, और वो लगभग 15% हमारे क्रूड की है, तो वो हमारी डिले हो सकती है, क्योंकि हम बायर हैं रशिया के, सऊदी अरेबिया के, और UAE से और कतर से हमारा गैस का समझौता हुआ है। ईरान से हमारा तेल नहीं आता, तो इतना लंबा हमारे लिए रिस्क नहीं है। डिलेड सप्लाई का हो सकता है, वो शायद हो सकता है उधर से फिर रशिया हमें कंपनसेट कर दे, या सऊदी अरेबिया कंपनसेट कर दे। तो बट हाँ, तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जो है वो यूनिवर्सल एक तकलीफ़ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, वी एज ए कंट्री रिमेन स्ट्रांग, और मुझे लगता है मैं अपने स्मॉल केस के इन्वेस्टर्स को कह सकता हूँ कि नाउ इट इज़ अ गुड टाइम, वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप। 2 हफ्ते में ये लड़ाई का फैसला लेगा ट्रंप। 2 हफ्ते बाद वो, आज समझ लो 20 तारीख में 14 दिन जोड़ दीजिए तो 4 जुलाई बन जाता है, और शायद 4 जुलाई इनका इंडिपेंडेंस डे है, देखना पड़ेगा US का किस दिन है। और 8 तारीख को इन्होंने वो इंडिया वाला ट्रेड डील अनाउंस कर देना, भाई कितना टैरिफ लगाना है। तो काइंड ऑफ वी शुड बी रेडी। और अभी हमें इन्वेस्ट मोर, या अगर कोई साइड लाइन्स पे बैठा वेट भी कर रहा है स्मॉल केस को लेके इन्वेस्टर, ही कैन थिंक। और अगर उसको फिर भी कोई ज़रूरत है या कुछ समझने की है, तो वहाँ पे नंबर है 9810500199, ही कैन कॉल और ही कैन ईमेल। और कोशिश करेंगे कि आसपास में कोई वेबिनार भी रखें, और जिसमें बहुत सारी बातें भी डिस्कस हो जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।